नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभी अशोक तरु की छाया में खड़ा हूँ और यह अशोक का हरा और स्निग्ध पत्ता आपको दिख रहा होगा। अशोक का मतलब है शोक रहित। अब इस तरु का यह नाम क्यों पड़ा? इतिहास और भाषा विज्ञान या ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के धुंधलके में इसकी कोई छवि मेरे सामने स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह शानदार भारतीय वृक्ष है, बहुत पुराना और वाल्मीकि रामायण से लेकर संस्कृत के परवर्ती साहित्य में क्या कालिदास, क्या हर्ष, सब ने इसकी मनोरम छवियों की रचना अपने अपने काव्यों और नाटकों में की है। अशोक इस शब्द से आप भ्रमित न हों। आजकल एक फैशन है कि बहुत बाद में कदाचित भारत से बाहर के किसी पश्चिमी देश से आए हुए एक वृक्ष विशेष को, एक तरु विशेष को लोग अशोक कहने लगे हैं। और यह इस असली अशोक, जिसका नाम वानस्पतिक नाम सराका अशोका या सराका इंडिका है, का एक तरह से कहा जाए तो अपमान करके याद करना हुआ। पेड़ तो सब हरे भरे हैं, सब ऑक्सीजन के स्रोत हैं, जैव विविधता में कुछ न कुछ योगदान कर विश्व जीवन को उपकृत करने वाले, लेकिन जहां तक रही अशोक तरु की बात, उसकी बात ही निराली है। वसंत ऋतु में जब लाल लाल फूलों के गुच्छों से यह भर जाता है तो कवियों का मन मुग्ध हो जाता है। कवि लोग कामदेव के पंच बाणों में से एक अशोक को मानते हैं। अभी तो शरद ऋतु का शुभारंभ हुआ है, अभी इसके पत्तों में चिकनाई है, हरितिमा है, लेकिन फूलों के आने में बहुत महीनों का इंतजार है। इस अशोक तरु पर मुझे हिंदी के मनीषी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध ललित निबंध अशोक के फूल की याद आती है। इसमें उन्होंने इस पेड़ के विस्मरण की करुण गाथा रचते हुए संस्कृतियों के संघर्ष की भी एक सम्मोहक कहानी और उसके भीतर से निकल रही मानव की अमिट जिजीविषा की कहानी भी रची है। उन्होंने कहा है कि अशोक का पुष्प बहुत मनोहर है, बहुत आकर्षक है, लेकिन यह उस पुरानी सामंती सभ्यता का अवशेष है जो आम जन के श्रम के शोषण पर पली हुई थी। और इतिहास किसी को छोड़ता नहीं। वे राजा महाराजा सम्राट न जाने कहाँ विलीन हो गए जो अशोक को सम्मान देते थे। वे कवि लोग भी अब कहीं दिखाई नहीं देते जिन्होंने अशोक को अपने साहित्य में बहुमानित आसन दिया था। इस अशोक की यात्रा के साथ मुझे भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र में भी यात्रा की इच्छा होती है। जैसा कि आचार्य द्विवेदी ने संकेत किया है कि भारतीय आर्य भाषाओं में, जिसकी सबसे पुरानी कड़ी संस्कृत है, भारतीय आर्य भाषाओं में जो वनस्पति परक नाम हैं, कृषि से जुड़े हुए जो नाम हैं वनस्पतियों के, और बहुत सारे वनस्पति या कृषि कर्म से जुड़े हुए उपस्करों के, वे
संभवतः आग्नेय परिवार या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाओं से आए हैं। उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कमल, कुडमल। और संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थॉमस बरो ने तो यह भी संकेत किया है कि नीर शब्द भी द्रविड़ भाषा परिवार से संस्कृत में आया हुआ है। तो इस तरह शब्दों की आवाजाही की कहानी न जाने कितने रूपों में दुनिया में चलती रहती है। क्या पता यह अशोक शब्द भी किसी ऐसे ही स्रोत से आया हुआ हो और फिर बाद में उसका संस्कृतीकरण करके अशोक मतलब नहीं शोक, शोक रहित अर्थ में ढाल लिया गया हो, वैसी व्युत्पत्तियां कर दी गई हों। जैसे कि हिमालय की 5 सर्वोच्च चोटियों में से एक कंचनजंगा कहते हैं और हम शायद यह समझते हैं कि यह संस्कृत का शब्द है। कंचन मतलब सोना और जंघा सोने की जंघा वाला पर्वत। लेकिन यह जानकर बहुत लोगों को आश्चर्य होगा कि यह मूलतः तिब्बती भाषा के 4 शब्दों से बने हुए समस्त शब्द का रूप है, कांग, चेन, दोन, गा। और इस तरह से इसका अर्थ होता है विशाल हिम के 5 संग्रह। और किस तरह से संस्कृतीकरण करके कंचनजंगा बना लिया गया है और फिर व्युत्पत्ति भी वैसी ही की गई है। इसी तरह से प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी सुनीति कुमार चटर्जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंदूर शब्द भी मूल रूप से चीनी स्रोत से आया हुआ शब्द है, बाद में उसका संस्कृतीकरण किया गया। सिंदूर जो एक विशेष प्रकार का चूर्ण होता है, हिंदुओं का विवाह बिना ये सिंदूर दान किए पूरा नहीं होता है। फिर जीवन भर के लिए जब तक पति जीवित है उन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाना होता है। आर्य संस्कृति में इस तरह से घुल मिल गए सिंदूर की कहानी ऐसी विचित्र है। आचार्य द्विवेदी ने भी सिंदूर को नाग जाति की देन कहा है। तो संस्कृतियों के विभिन्न जातियों के विभिन्न संस्कृतियों के इस प्रकार से संघर्ष के भीतर एक समन्वय की भी कहानी भीतर भीतर चलती रहती है। और यह पूरा भारत रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्दों में विशाल महामानव समुद्र इसी तरह से तो है। तो अशोक के बहाने आचार्य द्विवेदी के संदर्भ को लेते हुए हम एक ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की, संस्कृति की, मानवता की ऐसी यात्रा पर चाहे तो निकल सकते हैं, चाहे तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।